कहते हैं कि खारक पर कब्जे की जो चाबी है वो आबनाए हुर्मस से जुड़े 7 जज़ायर पर कब्जा है। ये 7 जज़ायर खारक के लिए अहम क्यों हैं, क्या कहानी है, ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, पर्शियन गल्फ में बहुत सारे जजीरे हैं और मैं आपको ये भी बताऊं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ ऐसे जज़ायर हैं जो कि ईरान और यूएई के बीच में, जिनके ऊपर झगड़ा भी है, डिस्प्यूटेड है, लेकिन हैं ईरान के कब्जे में। अच्छा, जज़ायर इसलिए इम्पोर्टेंट हैं पर्शियन गल्फ में कि ईरान ने अपनी ज्योग्राफी का बड़ा अच्छा फायदा उठाया है और ऑलरेडी जो उसको ज्योग्राफी ने डोमिनेंस दी हुई है पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और गल्फ ऑफ ओमान में, तो इन जज़ायर के जरिए उसने मजीद अपने इस डिफेंस को मुस्तहकम किया है, क्योंकि इन जज़ायर पे उसने छोटे छोटे बेसिस बनाए हुए हैं अपनी आर्मी के और अपनी नेवी के। और आर्मी से मुराद मेरा ये है कि एरोस्पेस फोर्स जो एक उनकी है पासदारान इनकलाब की, जिसके पास मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स वगैरह हैं, उनके बेसिस हैं, और फिर पासदारान इनकलाब की जो नेवी है उसके बेसिस हैं। तो यहाँ से ये लोग बेसिकली लॉन्च होते हैं और जो भी शिपिंग होती है पर्शियन गल्फ में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसको ये थ्रेटन कर सकते हैं, उसको इम्पीड कर सकते हैं। अब ये जज़ायर क्यों इंपॉर्टेंट है खार्क के लिए? खार्क की अगर आप लोकेशन देखें तो ये बिल्कुल वेस्ट में जाकर है, ये ईरान और इराक का जो बॉर्डर है उसके पास है ये। तो खार्क पे अगर आपने आके अटैक करना है और उस पे कब्जा जमाना है, तो उस कब्जे को पहली बात ये है कि जमाने के लिए और फिर उस कब्जे को सस्टेन करने के लिए, यानी वहां पर आपका कब्जा रहे, तो आपको जाहिर बात है कि कुछ नेवल शिप्स वगैरह लेकर आने पड़ेंगे, ताकि वो आके वहां पे जो ईरान की तरफ से मिसाइल्स आए या रॉकेट्स आए या ड्रोन्स आए, उनका वो किला कमा कर सकें। फिर आपको एयर कवर मेंटेन ऊपर करना पड़ेगा हर वक्त। तो अगर ईरान के जो बेसिस हैं ये छोटे छोटे, इनके ऊपर उसकी प्रेजेंस रहती है और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी यहाँ से लॉन्च हो सकती है, तो फिर किसी भी नेवी का वहां पे सस्टेन करना, यानी खार्क के डिफेंस के लिए वहां पे खड़े रहना, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मुस्तकिल उसके ऊपर यहाँ से अटैक्स होते रहेंगे। जी। तो अगर खार्क पे आपने हमला करना है और उसको काबू करना है, तो उससे पहले आपको इन तमाम बेसिस से भी, जो आइलैंड्स हैं उन पे जो पासदारान इनकलाब के बेसिस हैं, उनको भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। अच्छा सर, कहिएगा कि आबनाए हुर्मस का 100 किलोमीटर खारक की पहली दिफाई लाइन है वो, ये पट्टी ईरानी दिफाई इंतजामात के सबब अमरीका के लिए एक डेथ रोड बन सकती है। अच्छा, सख्त दिफाई हिसार की मौजूदगी में अमरीका अपने मेरीन्स की डिप्लॉयमेंट में कामयाब हो जाएगा? आपको लगता है कि अमरीका को कामयाबी हासिल होगी? देखिए, जो डिप्लॉयमेंट है ना, वो सिर्फ शिप के जरिए नहीं हो सकती, बल्कि और भी कई तरीके हैं जिनसे की जा सकती है। यानी कि वो हेलीकॉप्टर से भी डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। उसके अलावा छोटी बोट्स में भी उनको बिठा के, ये जो अरब ममालिक हैं इनकी बोट्स से उनको भेजा जा सकता है, वहां से भी डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। लेकिन शिप का एंटर होना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और फिर खार्क आइलैंड तक जाना, ये जब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान से खुलवाया नहीं जाएगा। और अगर मैं समझता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश की गई, तो ईरान के पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि अभी तो उसने कंट्रोल किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, वो उसको मुकम्मल तौर पे बंद भी कर सकता है, माइंस वगैरह डाल के, या कोई शिप को वहां पे बीच में रास्ते में डुबो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कई महीनों के लिए, बल्कि हो सकता है साल के लिए से ऊपर भी बंद हो जाए, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा सारा कुछ, कोई शिप वहां पे एंटर करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि डिप्लॉयमेंट में कोई फर्क आएगा कि नहीं, डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। देखिए, आइलैंड वॉरफेयर एक बड़ी नायाब किस्म की वॉरफेयर होती है। मैं थोड़ा सा उसका तस्करा कर दूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। आइलैंड का तो मतलब ये होता है ना कि ये एक पानी में बीच में आइलैंड है और जमीन से कनेक्टेड नहीं है। तो आइलैंड पे जो भी बैठा होता है वो एक सिटिंग डक की तरह होता है। अगर आप ऊपर से बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करें और उसके बाद आप अपनी फौज को उतार दें, तो ये मुमकिन जरूर है।
जरूर है, क्योंकि आइलैंड, जिस खार्ग आइलैंड की बात हो रही है, तकरीबन 25 से 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जी। तो बहुत ज्यादा एरिया तो नहीं है, आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, आप कहीं छुप नहीं सकते हैं, एक बाउंड्री है जिसके अंदर आपने रहना है। बिल्कुल। तो आप जो ईरान की दिफाई पोजीशंस हैं उनको तबाह कर सकते हैं और अपनी फौज को उतार सकते हैं, किसी एक कॉर्नर पे उसको उतार सकते हैं और फिर वो वहां से लड़ते लड़ते पूरे आइलैंड पे जा सकते हैं। ये भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि आप अपनी फौज उतारें और वो पूरे आइलैंड पे कब्जा ना कर सके, और ये भी मुमकिन है कि आप अपनी फौज को उतार ही ना सकें, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उतार सकते हैं। जब आप जी। उतार देते हैं तो फिर आप भी तो सिटिंग डक बन जाते हैं। फिर आपके पास भी बहुत ज्यादा जगह नहीं है घूमने फिरने की, और ईरान की इस वक्त मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन कैपेबिलिटी बाकी है, जो कि वो आप देखें रोजाना के हिसाब से वो फायर कर रहा है और नुकसान कर रहा है। अब तो बड़े सिग्निफिकेंट किस्म के नुकसान हो रहे हैं। अब E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स का उन्होंने तबाह कर दिया है सऊदी अरब बिल्कुल। के प्रिंस सुल्तान बेस पे। तो बहुत ही अब तो वो टारगेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं जो कि पिन पॉइंट जाके लग भी रहे हैं। तो अगर उनकी ये कैपेबिलिटी बाकी है तो आप अपनी फौज जब उतारेंगे खाक पे और वो फर्ज करें कि पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो खुद भी टारगेट बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारा साजो सामान लेकर आना पड़ेगा। आपको वहां पे मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कि ईरान से आने वाली मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट्स को रोकें, या आपको शिप्स ला के खड़े करने पड़ेंगे जो कि जी। आपके फौज का दिफा करे खार्ग आइलैंड पे। एक बहुत मुश्किल मैं समझता हूँ कि मिशन है। किस तरह से प्लान ये लोग करेंगे, कैसे शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ सकते हैं, मैंने आपको बताया कि वो नहीं आ सकते हैं जब तक कि ईरान का वहां पे कब्जा है। तो किस तरह से डिफेंड करेंगे, कैजुअलिटीज को अपनी बचा पाएंगे, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा मौका है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका फिलहाल के लिए ये posturing हो बहुत रही है। मुश्किल भी है और बहुत महंगा भी है। अच्छा सर, अगर हम ईरान की बात करें तो क्या ईरान बुहिरा अहमर के रास्ते जो बाबुल मंदब को ब्लॉक कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर ये अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगा। अमेरिका की फौजी और मौशी स्ट्रेटजी इससे कैसे मुतासिर हो सकती है? देखिए, ईरान शायद खुद डायरेक्ट तो ना करे बाबुल मंदब को, लेकिन हूतीज के साथ उसका अलायंस है और हूतीज ने बाकायदा जंग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और वो 2 दिन से इजराइल पे अटैक भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और हूतीज ने पिछले साल और उससे पिछले साल बाबुल मंदब को कंट्रोल किया था, इंटरप्ट कर दिया था, और उसकी वजह से अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी रेड सी में, बहरे अहमर। लेकिन उस डिप्लॉयमेंट के बावजूद अगर आप नोट करें तो बहुत सारी शिपिंग कंपनीज थी जो वहां से गुजरने से इनकारी थी, और वो फिर अफ्रीका के नीचे से घूम कर आते थे, जिससे प्राइस भी बढ़ गई थी और जिससे टाइम भी बढ़ गया। बिल्कुल। तो अभी भी अगर हूती उसको बंद कर देते हैं तो ये बाबुल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अबनाए हॉर्मुज, ये दोनों इस खित्ते की, क्या दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। और यहाँ से तकरीबन दोनों को मिला के 30 से 35% दुनिया का तेल गुजरता है, और ट्रेड तकरीबन कोई 50 से 60% यहाँ से गुजरती है। जो बाबुल मंदब है वो यूरोप का कनेक्शन है इंडियन ओशन से और फार ईस्ट से। वो कनेक्शन कट जाता है, वो शॉर्टकट है, वो कट जाता है, और फिर इनको घूम के अफ्रीका से जाना पड़ता है, जो इसमें टाइम और कॉस्ट दोनों पड़ जाते हैं। जी। तो बहुत ज्यादा मईशत पे दुनिया की फर्क पड़ेगा, जो कि अभी फर्क पड़ रहा है, तकरीबन इसका डबल हो जाएगा, और बहुत सारे ममालिक इसमें प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने से आप देखिए कि ऑयल प्राइसेस किधर चली गई हैं, गैस प्राइसेस किधर बिल्कुल। चली गई हैं। लेकिन अगर बाबुल मंदब को खुदा ना खास्ता बंद कर दिया जाता है तो फिर ये डबल इन्फ्लेशन हो जाएगी, डबल हाइक हो जाएगी, प्राइस हाइक हो जाएगी।